Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement. Session is Session 1.1. Concept of Property. As we have discussed in earlier session that the word property सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं है। प्रॉपर्टी का जनरल मीनिंग होता है द बंडल ऑफ राइट्स। उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी आ सकती है या फिर उससे जो भी राइट्स अराइज हो रहे हैं वो भी आ सकते हैं। इट मीन्स दैट प्रॉपर्टी नॉट ओनली द फिजिकल ऑब्जेक्ट बट इंक्लूड्स rights and interest existing in or deriving out of that physical property. फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी प्रॉपर्टी है, उससे कोई भी इंटरेस्ट या राइट अराइज हो रहे हैं या ड्राइव हो रहे हैं उससे जो भी राइट्स वो भी प्रॉपर्टी के ही डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। इंडिया में इसको इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी कहते हैं और इंग्लिश लॉ में इसको रियल राइट्स कहते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं या इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड रियल राइट्स होते हैं। 3 प्रकार के राइट्स जुड़े होते हैं प्रॉपर्टी से। राइट टू ओनरशिप, देन right to having possession, and third is right to alienate means किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी को आगे देना। 3 प्रकार के राइट जुड़े होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से। एक और राइट है इसके साथ साथ, जब तीनों राइट्स होते हैं तो एक राइट अराइज होता है राइट टू एंजॉय द यूज़ोफ्रक्ट ऑफ लैंड, USUFRUCT, यूज़फ्रक्ट की मीन्स ये होता है कि जस्ट जो भी प्रॉपर्टी से जो भी राइट्स एंड इंटरेस्ट अराइज हो रहे हैं उनको एंजॉय करना। ये हम जब मॉर्गेज पढ़ेंगे, मॉर्गेज का चैप्टर पढ़ेंगे, तब एक कॉन्सेप्ट है यूज़फ्रक्चरी मॉर्गेज, जहाँ पर किसी भी लैंड से जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं उनको एंजॉय करने का जो अधिकार होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको वो इंटरेस्ट जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी में 3 इंटरेस्ट होते हैं, मैंने बताया आपको, राइट टू ओनरशिप, पोजेशन, देन राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। तीनों राइट्स अगर हैं किसी भी प्रॉपर्टी के साथ तो और उस तीनों राइट्स को कोई व्यक्ति पजेस कर रहा है, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब एब्सोल्यूट ओनरशिप किसी व्यक्ति के पास है तो वो तीनों राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। बट इन सम केसेस वी विल डिस्कस सेल, मॉर्गेज, लीज, any rights out of 3 rights can be transferred. For example, we have ownership, possession and alienate. One person just transfer the right to possession, but ownership and alienation, right of alienation he possess with himself, and just ट्रांसफ़र या एलिनेट द राइट टू पोजेशन। तीनों में से एक राइट जो है वो उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो दैट कैन नॉट बी काउंट एज एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, बट देयर कैन बी ट्रांसफ़र लाइक दिस अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ we have understand the concept of property, what are the interests attached to that property. Now we will discuss the types of property. 2 प्रकार के टाइप्स बताए गए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इनको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता क्यों हुई। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को भी डिवाइड कर दिया गया इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में। उस पे मूवेबल पे क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, इमूवेबल पे क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं। जस्ट इसका रीज़न ये है कि प्रोसीजरल जो
कठिनाई आती हैं उनको कम करने के लिए प्रॉपर्टी को दो भागों में बांट दिया गया है, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है ट्रांसफ़र के समय पे, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है प्रॉपर्टी को। एक मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो लॉज किस प्रकार एप्लीकेबल होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो सिर्फ मूवेबल पे एप्लीकेबल होंगे। और इसी प्रकार इमूवेबल के संदर्भ में जितने भी लॉज हैं उनका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए प्रॉपर्टी को दो भागों में बांट दिया गया, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट talks about the immovable property, but it does not give a clear definition of immovable property कि सिर्फ सेक्शन 3 से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि immovable property की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं होने का मतलब कि इसके साथ अन्य एक्ट भी पढ़े जा सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविज़न। जैसे कि हम सीआरपीसी के साथ आईपीसी पढ़ते हैं, उसके साथ एविडेंस पढ़ते हैं, इस प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के साथ हम कई बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हैं, कई बार कंपनी लॉ भी पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम दो एक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पहले देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या दे रखी है। 3 में कहा गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। 3 चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी हो, जहाँ भी उसकी डेफिनेशन हो, उसमें ये 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। मतलब स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार सीआरपीसी में आपने पढ़ा होगा, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है, सॉरी, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, जो नॉन बेलेबल नहीं है, और नॉन बेलेबल कौन से हैं, जो बेलेबल नहीं है। सिंपल ऐसा ही इसमें दिया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं करेगी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में के अंडर इंक्लूड होंगी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की थोड़ी विस्तृत परिभाषा हम पढ़ें तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 26 और रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उनको पढ़ते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन क्या दे रखी है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 क्लॉज 26 बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, मतलब एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा। क्या क्या होगा, लैंड, फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ दैट लैंड, एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ एज परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। अब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की जो डेफिनेशन है उसको इंटरप्रेट करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई। पहली चीज़ लैंड, ठीक है। उसके अलावा एनी बेनिफिट्स अराउजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक। थर्ड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ऐसी थिंग्स जो कि ऐसी कोई भी वस्तु जो कि अर्थ से अटैच्ड है, या फिर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ।
अर्थ से कोई भी चीज़ अटैच्ड है उससे परमानेंटली फास्टेंड है। अब देखिए एग्जांपल लेके चलेंगे तो आसानी होगी। लैंड का एग्जांपल, लैंड हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सॉरी, लैंड से जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि थिंग्स अटैच टू अर्थ, अगर कोई भी चीज़ अर्थ से अटैच्ड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है, अगर कोई भी चीज़ अर्थ से अटैच्ड है, एक चीज़ है, मान के चलिए कोई भी चीज़, मान लीजिए आप एक वॉल ले लीजिए, एक दीवार है, वो अर्थ से अटैच्ड है, परमानेंटली अटैच्ड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और जो चौथा पार्ट है, कोई भी चीज़ है जो अर्थ से अटैच्ड है और उसमें जो भी चीज़ें अटैच्ड हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। एग्जाम्पल, एक वॉल है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वॉल में अगर कोई भी चीज़ परमानेंटली फास्टेंड है, परमानेंटली फास्टेंड जैसे विंडो के अलावा आपका डोर, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी एक चीज़ से परमानेंटली फास्टेंड हैं जो कि परमानेंटली अर्थ से अटैच्ड है। थिंग से अटैच के लिए हमने क्या लिया था, वॉल, और परमानेंटली फास्टेंड टू थिंग्स अटैच टू अर्थ, विंडो एंड डोर। तो विंडो और डोर जब तक कि परमानेंटली फास्टेंड हैं ऐसी चीज़ से जो कि अर्थ से अटैच्ड है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब देखिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पहला है लैंड, सेकंड है लैंड से कोई भी चीज़ें अराइज हो रही हैं, बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं। थर्ड है थिंग्स अटैच टू अर्थ, एग्जांपल हमने वॉल का ले लिया था। और फोर्थ है एनी परमानेंटली फास्टेंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, मतलब एग्जांपल लीजिए विंडो का, विंडो अटैच्ड है, परमानेंटली फास्टेंड है, किस चीज़ से फास्टेंड है, वॉल से। और वॉल का एग्जांपल हमने कहाँ लिया था, थिंग्स अटैच टू अर्थ में। तो ऐसी चीज़ जो कि अटैच्ड है अर्थ से और उस चीज़ में परमानेंटली फास्टेंड अगर कोई चीज़ है तो उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इस डेफिनेशन के अंडर माना जाएगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कोई एक्सेप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 6 की। 2 क्लॉज 6 में क्या दे रखा है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 6, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स। इट मीन्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी what things are included means it is also an inclusive definition। क्या क्या है, लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू लाइट, राइट टू वे, राइट टू फेरी, राइट टू फिशरी, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, देन एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ, देन anything which is permanently fastened to things attached to earth। and ये तो इंक्लूड किया क्या क्या चीज़ें हैं, 8 चीज़ें बताई। उसके अलावा इसी डेफिनेशन में, रजिस्ट्रेशन एक्ट की डेफिनेशन में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं। एक्सक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो अगर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशंस को मिला दें तब मिलके एक डेफिनेशन बनती है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दे रखी है। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों डेफिनेशंस एक साथ पढ़ेंगे, तीनों की जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जिससे कि हमको एक कॉन्सेप्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो समझ में आ जाए। उसके अलावा हम मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़िए प्लीज़, सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। वहाँ पर क्या बताया हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड होंगी,
और यहाँ क्या क्या बताया है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा। डिफरेंस ये है कि वो क्रिमिनल लॉ के अंडर है और ये सिविल लॉ के अंडर है। तो हम मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी सिविल लॉ में क्या क्या है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सेक्शन 2 क्लॉज 6 को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।